क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकले लोग अपनी कमियों को पीछे छोड़कर कैसे अमीर बन जाते हैं और आगे चलकर एक दिन देश के प्रधानमंत्री तक इनके साथ एक इंटरव्यू रखने पर मजबूर हो जाते हैं। अब आप में से मोस्टली लोग कहेंगे कि ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से अमीर बन पाए हैं, इनके पास ऐसी कोई फाइनेंशियल नॉलेज थोड़ी है जो बिजनेस करते हो या इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हो। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें मैं बता दूं, दिलजीत पाजी कोका कोला, लेवाइस और फिला जैसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनकी नेटवर्थ 170 करोड़ है। अब सिर्फ गाना गा के या शो करके तो ये पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे है उनकी ट्रू फाइनेंशियल सेंस। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक आम मिडिल क्लास मेंटेलिटी और एक रिच मेंटेलिटी में। रिच मेंटेलिटी वाले लोग पैसों की गेम को सही से खेलना जानते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग इस गेम के प्यादे बन के रह जाते हैं जिनका यूज करके कोई और अमीर बन जाता है। वॉरेन बफेट का इस मनी गेम पर एक बहुत ही फेमस कोट है, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी जो इंसान इस चीज को समझ जाता है वो पैसा कमाता है और जो नहीं समझता वो पैसा गवाता है। एक मिडिल क्लास आदमी दिन रात मेहनत करके महीने की आखिरी तारीख का इंतजार करता है कि कब उसकी सैलरी आए और कब वो एंजॉय कर पाए। पर एंजॉय तो छोड़ो, बेचारे की सैलरी ही कट कुटा कर इतनी कम आती है और उसके ऊपर से EMIs, घर खर्चे अलग। 15 से 20 हजार कमाने वाला व्यक्ति सोचता है इतनी सी सैलरी में अपने परिवार का खर्चा चलाऊं, मजे करूं या सेव और इन्वेस्ट करूं। सेव और इन्वेस्ट तो छोड़ ही दो, बेचारा खर्चों के चक्कर में मजा भी नहीं कर पाता। पर कमी सैलरी की नहीं, बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की है, जो आज भी 50% मिडिल क्लास पॉपुलेशन नहीं समझ पा रही है। कुछ यही हाल था मयूर का। मयूर एक 21 साल का IT प्रोफेशनल था जो अपने दो दोस्त आयुष और रोबिन के साथ कॉलेज खत्म करके गुरुग्राम शिफ्ट हुआ था। मयूर का मानना था कि 15,000 की नौकरी में वैसे भी कुछ नहीं बचने वाला। मयूर के फादर उसको भोपाल से रेंट वगैरह के खर्चों के लिए सपोर्ट कर दिया करते थे, तो मयूर ने कहा जब काम चल ही रहा है तो क्यों ना अपने पैसों को अपने शौक पूरे करने के लिए यूज किया जाए। अब गुरुग्राम में रहने वाला एक फ्रेशर जिसकी 15,000 सैलरी, वो कहाँ पैसा बचाने वाला था। अब साल 2009 में 15,000 की भी काफी वैल्यू हुआ करती थी क्योंकि चीजें सस्ती थी, डेवलपमेंट फेज शुरू हुआ था और खाना पीना सब कुछ एकदम रीजनेबल था। ऐसे में एक इंसान को कह दिया जाए बेटा रेंट की चिंता मत कर तो वो तो फैल ही जाएगा ना। और मयूर सिर्फ फैला नहीं, उसने अपने 15,000 को ऐसे उड़ाया जैसे मानो महीने का 1.5 लाख कमाता हो और किसी बड़े बिल्डर या बिजनेसमैन का बेटा हो। वहीं दूसरी तरफ आयुष और रोबिन की भी पहली नौकरी 15,000 की ही लगी। तीनों दोस्त इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो तीनों ही IT सेक्टर में प्लेस्ड हुए। पर जॉब्स की मारामारी तो आज भी है और आज से 20 साल पहले भी थी, इसलिए तीनों को सेम नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी में नौकरी मिली। पर आयुष और रोबिन का माइंडसेट मयूर की तरह नहीं था और न ही उनको फैमिली से इतना सपोर्ट था, इसलिए गुड़गांव में रहने का खर्चा पानी उन्हें खुद ही उठाना पड़ता था। ऐसे में आयुष समझ चुका था कि अगर उसे अमीर बनना है तो इस 15,000 की सैलरी को सही से मैनेज करना होगा। अब आयुष ने सबसे पहले सेविंग करके उस 15,000 की सैलरी में कुछ पैसा बचाना सीखा और पैसा सेव करने के साथ साथ उसने स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज लेने पर भी ध्यान दिया। दरअसल कॉलेज के दिनों से ही आयुष और रोबिन को स्टॉक मार्केट की तरफ काफी इंटरेस्ट था। दोनों ही वैल्यू इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और SIP जैसे कंसेप्ट पर स्टडी किया करते थे, इसलिए आयुष ने सोचा पैसा सेव करके स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा और अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बनाएगा। और शुरुआती सालों में पैसा सेव करने के लिए आयुष ने जिस रूल का यूज किया वो था द 80-20 रूल। ये रूल कहता है कि आपको अपने सारे खर्चे और शौक अपने 80% इनकम में कवर करने हैं और बाकी बचा 20% महीने की शुरुआत में ही इन्वेस्ट कर देना है। यानी अगर आयुष के केस में देखा जाए तो महीने का 15,000 रुपए जिसका 20% होगा यानी कि 3,000 रुपए वो हर महीने सेव कर रहा था। और धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ती गई वैसे वैसे उसने सेविंग भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके आयुष ने 5 लाख सेव किए और मात्र 6 सालों के अंदर अंदर प्रमोशन और सैलरी हाइक पाकर आयुष 10 लाख सेव कर चुका था। और फाइनली 10 लाख सेव करने के बाद उसे अपना ड्रीम पोर्टफोलियो मिल ही गया जिसमें उसे 18% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। अब आयुष की सैलरी भी अच्छी खासी हो चुकी थी और अब आप देख ही सकते हो कि अगले 5 सालों में आयुष के 10 लाख की वैल्यू लगभग 22 लाख हो चुकी होगी, जिसपे उसे 68,633 रुपए का डिविडेंड मिल रहा था, यानी एक साथ डबल इनकम सोर्स। 11 साल बाद यानी 32 की एज में जहां आयुष अपनी इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड जर्नी पे था, वहीं मयूर और भी ज्यादा खर्चीला और अय्याश हो चुका था। 15,000 की शुरुआती सैलरी में उसने बचत का तो छोड़ो, ठीक से खर्चों का हिसाब रखना भी जरूरी नहीं समझा। गुड़गांव के जिस अपार्टमेंट में मयूर रहता था उसमें पहले वहां के लिए सारे फर्नीचर और डेकोर पर स्पेंड किया ताकि वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ घर पे पार्टी कर सके। नौकरी के दूसरे महीने से ही मयूर ने पार्टीज करना और खर्चे करना चालू कर दिया था। अब साल 2000 हो या 2025, 15,000 की तनख्वाह ना तब 15 दिन से ज्यादा चलती थी और ना अब चलती है, इसलिए मयूर को लग गई उधार लेने की गंदी आदत। धीरे धीरे मयूर की सैलरी बढ़ी पर सैलरी के साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ने लगे क्योंकि 26 की एज में मयूर अच्छा खासा कमाने लग गया था, तो उसने घर वालों से सपोर्ट मांगना बंद कर दिया और शिफ्ट हो गया गुड़गांव के सबसे बढ़िया सोसाइटी में
में, जहाँ 1 BHK अपार्टमेंट का मंथली रेंट 15 से 20 हजार रूपए था। इसके बाद मयूर ने अपनी जॉब के कॉन्फिडेंस में अपने सभी सपने पूरे करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने ली एक गाड़ी जो कि 8.5 लाख रुपए की थी, जिसके लिए उसने 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करी और 7 लाख की EMI बनवा ली। और यहाँ आप देख ही सकते हो मयूर को हर महीने कार की 14,531 रुपए EMI देनी पड़ेगी। अब भाई साहब 8.5 लाख की गाड़ी तो उठाकर ले आए थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि इसके लिए महीने का सिर्फ 15,000 नहीं बल्कि 2-2.5 हजार रुपए का गाड़ी का मेंटेनेंस खर्चा अलग से आता है। अब मयूर ने 50,000 की सैलरी में से 15-20 हजार किराया दे रहा था और 15,000 गाड़ी का खर्चा, यानी जितना कमाया उतना उड़ा दिया। जब EMI देने के लिए पैसा न बचे तो मयूर ने और भी बहुत सारे लोन्स लेना शुरू कर दिया। अब नॉन पेमेंट की वजह से उसने एक के बाद एक डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, जिससे उसका कर्जा बढ़ता ही चला गया। अब मल्टीपल EMIs को चुकाने के लिए उसने 6 लाख रुपए का पर्सनल लोन भी ले लिया, जिसकी EMI कुछ इस तरह थी, लगभग 19,000 रुपए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो मयूर एक बहुत ही बुरे डेट ट्रैप में फंस चुका था और अब उसे किसी बैंक या कार्ड कंपनी से लोन भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसका सिबिल भी खराब हो चुका था। अब मयूर के पास पैसा कमाने का सिर्फ एक ही सोर्स था और वो थी उसकी जॉब, पर पैसा खर्च करने के बहुत सारे सोर्सेस। न मयूर के पास कोई इमरजेंसी फंड था और न ही कोई सेविंग थी। अब मयूर इतने बड़े फाइनेंशियल बबल में फंस चुका था कि बस एक बैड न्यूज और सब कुछ बर्बाद हो सकता था। और वह भी कुछ वैसा ही, मयूर की जॉब छूट गई और अब जो उसके पास सिंगल इनकम सोर्स था वो भी चला गया। 32 की एज में जहाँ आयुष मल्टीपल इनकम सोर्सेज बना चुका था, वहीं मयूर पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पर था। और 11 साल बाद जाके उसे अपने कॉलेज की दोस्तों की याद आती है, क्योंकि इन बीच के सालों में तो उसके ऐसे दोस्त बने जो सिर्फ उसके सुख के साथी थे, और जब सच में मदद करने की बारी आई तो सबने हाथ खड़े कर दिए। तब जाके मयूर ने याद किया आयुष और रॉबिन को। अब आयुष के बारे में तो वो जानता था, पर रॉबिन एक दूसरे रास्ते पर चल रहा था। मयूर ने जब आयुष से मिलने का सोचा तब उन दोनों को रॉबिन की भी याद आई। आयुष ने रॉबिन को बुलाया और 11 साल बाद तीनों दोस्त एक साथ थे। आयुष ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया और बताया कि अगले कुछ सालों में उसके पास 1 करोड़ की वेल्थ हो जाएगी, जिसपे उसको 3 लाख रुपए का डिविडेंड भी मिलेगा। तो इसी पे मयूर ने अपना दुखड़ा सुनाया और रॉबिन से पूछा कि भाई तुम कैसे चुपचाप हो। रॉबिन एक महंगी गाड़ी में आया था और सिंपल सा अटायर पहन के सिर्फ उन दोनों की बातें सुन रहा था और देख रहा था कि उसका एक दोस्त सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, पर दूसरा दोस्त तो एकदम बर्बाद होने की कगार पर है। इस पर रॉबिन ने मयूर को समझाया कि भाई तुमने शुरुआत में ही जो गलती करी वही तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने ऐसे कोई ड्रीम पोर्टफोलियो तो नहीं बनाया, पर अगले 7-8 सालों में मैं रिटायर होने वाला हूं। इस पर मयूर ने पूछा वो कैसे। तब रॉबिन ने बताया दरअसल जब मेरी 15,000 की नौकरी लगी तब मैं भी आयुष की तरह स्टॉक मार्केट और वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख रहा था। शुरुआती कुछ सालों में मुझे पैसा सेव करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक कोर्स भी कर रहा था। 15,000 की सैलरी में 2-2.5 हजार रुपए पर मंथ वहाँ चले जाते थे, पर वो मेरे लिए खर्चा नहीं बल्कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि उस 15,000 की सैलरी ने मुझे सही से अपने पैसे मैनेज करना सिखाया। और जब मेरा वो कोर्स खत्म हो गया और जब तक मैं मार्केट पर अपनी रिसर्च कर रहा था तब तक मैंने हर महीने 2,500 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और 2,500 से मैंने 5 सालों में 2.5 लाख रुपए बनाए। तो इससे मैं सीख गया कंपाउंडिंग का एक ऐसा रूल जो मुझे मात्र 15 सालों में अमीर बनाने वाला है, जिसपे मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, और वो है द 8-4-3 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। ये 8-4-3 रूल कहता है कि आपको अपने लिए एक ऐसा अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करना है जहां से आपको ऑन एन एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिले, और आपको उस अमाउंट को हर साल 10% से इंक्रीज भी करना है, जिससे पहले 8 सालों में आपके पास 33 लाख रुपए होंगे और फिर अगले 4 सालों में नेक्स्ट 33 लाख और अगले 33 लाख मात्र 3 सालों में, यानी 1 करोड़ रुपए। रॉबिन ने सोच लिया था कि उसे 15 सालों के अंदर अंदर 1 करोड़ रुपए चाहिए, और क्योंकि अब वो 26 साल का हो चुका था और उसे स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज भी हो चुकी थी, पर रॉबिन ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी और 5 साल बाद उसकी सैलरी बढ़कर 50,000 हो चुकी थी, और साथ ही साइड हसल में वो स्टॉक कंसल्टिंग करके 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा अर्न भी कर रहा था। अब रॉबिन को जरूरत थी एक ऐसे अमाउंट डिसाइड करने की जो उसे 8-4-3 रूल के हिसाब से 1 करोड़ रुपए दे सके, और वो अमाउंट था 15,000 रुपए, यानी रॉबिन की फर्स्ट सैलरी वाला अमाउंट। यहाँ आप देख ही सकते हो कि रॉबिन 15,000 रुपए हर मंथ अपनी एक्स्ट्रा इनकम से निकाले और उस अमाउंट को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया, जहाँ से उसे ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न मिल रहा था। अब पहले 8 सालों में आप देख सकते हो कि रॉबिन 20 लाख इन्वेस्ट कर चुका है और उस पर उसे मिल रहे हैं 32,63,000 रुपए। ये पीरियड सबसे स्लो ग्रोथ का होता है, जहाँ मोस्टली इन्वेस्टर ब्रेकआउट कर जाते हैं, लेकिन असली पावर ऑफ कंपाउंडिंग चालू होती है इसके बाद। अब 4 साल बाद यानी 12th ईयर में आप देख सकते हो कि 38 लाख की इन्वेस्टमेंट पे उसे मिल रहा है 75 लाख रुपए, और नेक्स्ट 3 सालों में ड्रीम अमाउंट पूरा 1.3 करोड़। पर इस कैलकुलेशन में एक दिक्कत है, यहाँ पे बढ़ती महंगाई को एडजस्ट नहीं किया गया है जो कि 6% है। तो आइए जरा देखते हैं कि इन्फ्लेशन
एडजस्ट करने के बाद भी सेम अमाउंट अचीव हो पाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद वैल्यू लगभग आधी हो चुकी है, यानी 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलने वाला था। इसलिए जरूरत थी तो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने की। इसलिए रॉबिन ने अपना पर मंथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 की बजाय 30,000 किया और रिजल्ट आप यहाँ देख ही सकते हो। 15 साल बाद उसके पास होंगे 2,73,00,000 रुपए और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद 1 करोड़ रुपए, यानी टारगेट अचीव्ड। अब रॉबिन ने जो 5 साल स्टॉक मार्केट का ज्ञान लिया और पार्ट टाइम हसल किया, उसकी मदद से वो इस कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर पाया, क्योंकि रॉबिन को बहुत ही जल्दी समझ आ गया था कि जिंदगी भर नौकरी तो नहीं करनी, इसलिए कुछ ऐसा रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए जो हमें 60 की उम्र में नहीं बल्कि 40 की उम्र में भी रिटायर करके फाइनेंशियली फ्री बना दे। इसलिए उसने ऐसा किया, जॉब स्विच करी जहाँ से उसे अच्छा पैकेज मिला और अपना कंसल्टेशन का काम भी इंक्रीज किया, जिससे वो महीने का 30,000 रुपए आराम से निकाल पा रहा था। अपने अगले 7-8 साल का प्लान बताया तो मयूर और आयुष दंग रह गए। रॉबिन ने कहा, मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ मार्केट वॉलिटिलिटी का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और SIP के थ्रू आप महीने का छोटा बड़ा जैसा अमाउंट चाहे उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको एक साथ 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ती है। मयूर ने सोचा कि काश 15-20 हजार मैंने करियर की स्टार्टिंग में EMI पे उड़ा दिए थे, उससे अगर इन्वेस्ट किया होता और थोड़ी नॉलेज ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। पर रॉबिन और आयुष ने मयूर को समझाया और उसे सही रास्ते पर लाया। सबसे पहले रॉबिन ने मयूर को अपनी प्रीवियस कंपनी में रेफर किया और क्योंकि मयूर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था तो उसे रॉबिन के रेफरेंस से अच्छी और हाई पेइंग जॉब मिल गई। फिर रॉबिन ने उसे अपने डेट पे करने का एक प्लान बताया, द डेट स्नोबॉल रूल। रॉबिन ने बताया कि तुझे अपनी इनकम से अब अय्याशी नहीं बल्कि सबसे पहले अपने ऊपर चल रहे कर्जे को उतारना है, जिसके लिए उसे यूज करना होगा स्नोबॉल मेथड, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटा लोन पे ऑफ करना है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते बड़े लोन को पे करना है और इंक्रीज ऑर्डर में ये लोन पे ऑफ करने से आप मात्र 1 साल के अंदर डेट फ्री हो सकते हो। रॉबिन ने मयूर को समझाया और उसने वैसा ही किया और 1 साल के अंदर अंदर वो डेट फ्री हो चुका था। इसके बाद रॉबिन ने मयूर को भी दी 843 कंपाउंडिंग रूल पर काम करने को बोला और अब मयूर की गाड़ी भी ट्रैक पर आ चुकी थी। अब वो अननेसेसरी खर्चे नहीं कर रहा था, मोस्टली पैसा इन्वेस्ट कर रहा था और मिनिमल लाइफस्टाइल भी जी रहा था। इसी बीच उसने शादी भी कर ली, जिससे घर के एक्सपेंसेस और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मियाँ बीवी में डिवाइड हो गए, जिससे मयूर पूरी तरीके से इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान देने लगा और अपने परिवार का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर किया। जय हिंद।